हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इसी कंटेंट वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं विश्लेषण बाजार पर। बाजार क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। सामान्यतः आप लोग बाजार से परिचित हैं। रोज बाजार से सामना होता है, कुछ न कुछ खरीदने के लिए, कुछ न कुछ बेचने के लिए। बाजार के विभिन्न नामों से भी आप परिचित हैं। वस्तु बाजार, साधन बाजार, पूंजी बाजार, विभिन्न तरह के बाजार। लेकिन अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में क्या आप जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार के बाजार का अध्ययन करते हैं, किस आधार पर हम लोग बाजार को डिवाइड करके उसका अध्ययन करते हैं। वो तत्व होता है प्रतियोगिता। हम लोग बाजार में देखते हैं कि किस हद तक प्रतियोगिता का तत्व विद्यमान है और उसी आधार पर हम लोग बाजार का डिवीज़न करके उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में उन शब्दों का, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो जानने के लिए कि बाजार क्या है, प्रतियोगिता के आधार पर कितने तरह के बाजार हो सकते हैं जिसका कि प्रयोग अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में किया जाता है। बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब बाजार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाजार की परिभाषा क्या हो सकती है। तो कहते हैं कि ऐसा स्थान जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं उसे हम लोग बाजार कह सकते हैं। आज के युग में स्थान की आवश्यकता, मतलब भौगोलिक स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं रह गई। स्थान आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी उत्पादक या विक्रेता और क्रेता म्यूचुअली अपना लेन देन करते हैं। तो इसे जगह को हम लोग बाजार का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो मैंने बात की कि प्रतियोगिता के आधार पर इसका डिवीज़न किया जाता है और तब उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर इस बाजार को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे बात आती है कि प्रतियोगिता की मात्रा। प्रतियोगिता होती क्या है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त जब करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं में होड़ लगती है कि नहीं, मुझे उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करना है, तो उसे हम लोग प्रतियोगिता कहते हैं। और सभी आप लोग जो विद्यार्थीगण हैं आज के ये युग में प्रतियोगिता से तो सामना कर ही रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शामिल हो ही रहे हैं। तो प्रतियोगिता सबसे आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगिता की मात्रा बाजार में कितनी है। तो तीन तरह की कल्पना है कि या तो प्रतियोगिता एकदम कूट कर बाजार में भरी हुई है, पूरी प्रतियोगिता है, तो उसको हम लोग शुद्ध एवं पूर्ण प्रतियोगिता के तहत उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है कि प्रतियोगिता है ही नहीं, बाजार में बिल्कुल भी प्रतियोगिता नहीं है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, शून्य प्रतियोगिता। तो शून्य प्रतियोगिता के तहत तीन स्थितियां देखने को मिलती है। एकाधिकार, एक क्रेताधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार। दूसरा होता है इन दोनों के बीच की स्थिति, या तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो या फिर बिल्कुल भी प्रतियोगिता नहीं हो। लेकिन वास्तविक जीवन में ये दोनों स्थितियां जल्दी मिलती नहीं है। तो वास्तविक जीवन में कौन सी स्थितियां मिलती हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता की, इन दोनों के बीच की स्थिति। और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी तीन तरह के बाजार पाए जा सकते हैं कि द्वैधाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये सभी बाजार के प्रकार।
कौन कैसे हैं और इनकी परिभाषाएं हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार की, परफेक्ट कंपटीशन। तो कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार तब होता है जब समस्त बाजार की तुलना में प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता इतना छोटा होता है कि वो अपनी खरीद अथवा उत्पादन में परिवर्तन करके बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी क्रेता अगर ये सोच लेगा कि मैं ये वस्तु नहीं खरीदूंगा तो बाजार की कीमत घट जाएगी, या कोई विक्रेता ये सोचेगा कि मैं आज नहीं बेचूंगा तो कल इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो ये संभव नहीं होता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, ऐसा क्यों होता है, क्यों प्रभावित नहीं कर पाता है? तो उसकी विशेषताओं से स्पष्ट है कि इस बाज़ार में क्रेता और विक्रेता असंख्य होते हैं, संख्या बहुत होती है। ठीक है, कोई एक विक्रेता के कारण ही कोई वस्तु बाज़ार में उपलब्ध होगा ऐसा कंडीशन नहीं होता है, और जो भी वस्तुएं होती है वो समरूप होती है। ऐसा नहीं है कि चीनी बोले तो चीनी समरूप होगी। अब कोई मोटी चीनी बेच रहा है, कोई पतली चीनी बेच रहा है, कोई साफ चीनी बेच रहा है, कोई गंदी चीनी बेच रहा है, ये नहीं हुई, ये इससे समरूप हम लोग नहीं कहेंगे। चीनी मतलब चीनी, एक तरह की चीनी। ऐसी समरूप वस्तुएं होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में। और जो क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि बाजार में क्या दर चल रहा है, किस विक्रेता के पास सही सामान है। ठीक है, तो इसलिए क्रेता को ना तो कोई ठग सकता है और न ही क्रेता विक्रेता से ठगा सकता है। दूसरा बात है फर्मों का प्रवेश और निष्कासन की स्वतंत्रता होती है, वहाँ पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि उद्योग और फर्म अलग अलग होते हैं। उद्योग लार्ज स्केल मतलब बहुत सारे फर्मों को मिलाकर हम उसको एक उद्योग का नाम देते हैं। एक उद्योग में ढेर सारे फर्म हो सकते हैं। तो उद्योग निर्धारण जो होता है, कीमत का निर्धारण उद्योग के स्तर पर होता है। जैसे मैंने बोला चीनी उद्योग, तो कीमत का निर्धारण उद्योग के स्तर पर होगा। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उसी कीमत को ग्रहण करना होता है फर्मों को। उस कीमत पर अगर फर्म को लाभ हो रहा है तो वहाँ बना रहेगा, नहीं तो अपना फर्म बंद करके वो चला जाएगा। ठीक है, मतलब फर्म को भी अपना एडजस्टमेंट खुद करना होता है उद्योग के अनुसार, प्राइस के कंसेप्ट के हिसाब से। अगर प्राइस उसके लिए लाभदायी है तो वो वहाँ बना रहेगा, उत्पादन करेगा, अपना बेचेगा। अगर उसको लाभ नहीं हो रहा है तो वो स्वतंत्र है बाहर जाने के लिए, अपना उत्पादन बंद करने के लिए। और अगर वहाँ लाभ हो रहा है उस उद्योग में तो और भी बाहरी फर्म स्वतंत्र है कि उस उद्योग में अपना स्थान बनाए और उत्पादन करे और बेचे। साधनों की गतिशीलता होती है और परिवहन लागत की अनुपस्थिति होती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट इसको हम बोलते हैं कि उसकी अनुपस्थिति होती है, वो नगण्य होता है। इस प्रकार होता क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म अपनी क्रियाओं द्वारा कीमत बढ़ाने की स्थिति में नहीं होती और उसे बाजार में प्रचलित कीमत को ही स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उसके उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इस स्थिति में फर्म का औसत आगम वक्र एक सीधी परिरेखा के रूप में होता है और औसत आगम वक्र ही उस फर्म का मांग वक्र होता है किसी भी बाजार में। सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता में ही नहीं, किसी भी बाजार में औसत आगम वक्र ही उस फर्म का मांग वक्र होता है। ये कैसे होता है, तो इसके लिए आपको मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखना होगा। उसमें मैंने
विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। ये अंतर प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था। उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता में भेद उत्पन्न किया। विशुद्ध प्रतियोगिता का अर्थ उस प्रतियोगिता से है जिसमें एकाधिकार तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हो। पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में यह अधिक सरल तथ्य है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एकाधिकार की अनुपस्थिति के अलावा अनेक पूर्णताएं पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब चैम्बरलिन महोदय का कहना हुआ कि सिर्फ अगर हम लोग एकाधिकार के तत्व को खत्म कर दें तो वैसे बाजार को हम लोग विशुद्ध प्रतियोगिता कहेंगे, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में और भी पूर्णताएं होती हैं। तो वो अंतर हम लोग देख सकते हैं यहाँ कि ये विशुद्ध प्रतियोगिता की 3 लक्षण उन्होंने बताए हैं कि विक्रेताओं क्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तुओं की एकरूपता और उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में 2 और विशेषता होती है। ये क्या होती है कि जैसे हम लोगों पीछे देखा कि बाजार का पूर्ण ज्ञान और साधनों की पूर्ण गतिशीलता। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है एकाधिकारी बाजार। एकाधिकार का बाजार वो अवस्था होता है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। विक्रेता का पूर्ति तथा मूल्य के निर्धारण पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यहाँ मैंने टाइपिंग में कुछ एरर हुआ है, यहाँ विक्रेता नहीं होगी, क्रेता होगा। तो एकाधिकार के बाजार की वह अवस्था है जहाँ केवल एक ही विक्रेता है, बेचने वाला एक लेकिन खरीदने वाला बहुत। जब बेचने वाला एक है तो मनमानी तो करेगा ही। ठीक है, अगर उसको सही दाम नहीं मिलेगा, उसको मनचाहा दाम नहीं मिलेगा तो सीधा कहेगा सामान ही नहीं है, अगले दिन आइएगा, मंगवा रहे हैं, कुछ भी कह सकता है। तो विक्रेता अपना पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है और जिस कारण से वो मूल्य को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उस वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं पाया जाता। जैसा कि विशेषताओं में आप देख रहे हैं, उद्योग में जो है अन्य फर्म जिसको लगेगा कि लाभ हो रहा है वहाँ मैं जाऊँ, वहाँ उस उद्योग में उत्पादन का कार्य करूँ, तो वो प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये पूरा फ्री था कि जब लाभ देखा कोई फर्म तो वो आके यहाँ उत्पादन करने लगा, लेकिन यहाँ पर वो प्रतिबंधित है। लाभ है तो केवल उसके लिए है, वो किसी को घुसने नहीं देता। एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, पर मांग पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता। मांग तो क्रेता का होता है ना, क्रेता मांग करता है, उस पर इसका नियंत्रण नहीं होता। उसके कारण क्या होता है कि वस्तु का अधिक मात्रा बेचने के लिए एकाधिकारी को भी कभी कभी कीमत कम करना पड़ता है। जब उसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकाधिकारी के पास उसे अपना स्टॉक क्लियर करना होता है, तो क्या होता है कि उसे भी अपना माल बेचने के लिए कभी कभी अपना कीमत घटाना पड़ता है। इसी के कारण एकाधिकार में भी मांग वक्र जो है बाएं से दाएं और नीचे गिरती है, अर्थात उसका एवरेज रेवेन्यू वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ आप लोग। तो अगला बाजार देखते हैं कौन सा है, एक क्रेताधिकार। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये शून्य प्रतियोगिता के बाजार के तहत देख रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता तो हम लोगों ने देखा, पूर्ण और शुद्ध देख लिया, उसके बाद अब शून्य प्रतियोगिता के तहत में हम लोग देख रहे हैं एकाधिकार, एक क्रेताधिकार। एक क्रेताधिकार क्या होता है कि बेचने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन खरीदने वाला एक ही होता है। जब खरीदने वाला एक ही होगा तो विक्रेता को तो खरीदने वाले के मन से बेचना होगा। वो जो मूल्य बोलेगा क्रेता कि मैं इस मूल्य पर खरीदने को तैयार हूँ, तो विक्रेता उस मूल्य पर बेचने को राजी हो तो बेच पाएगा, नहीं तो नहीं बेच पाएगा। इसको हम लोग मोनोपोली के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एक क्रेताधिकार।
एक होता है द्विपक्षीय एकाधिकार, दोनों तरफ एकाधिकार हो, विक्रेता भी एक क्रेता भी एक, ठीक है। तो ऐसे दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार। तो ये तो हुए शून्य प्रतियोगिताओं के बारे। अब हम लोग देखते हैं दोनों पूर्ण प्रतियोगिता और ये शून्य प्रतियोगिता, दोनों के बीच की जो स्थिति होती है अपूर्ण प्रतियोगिता की, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, और उनकी पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। प्रोफेसर चैम्बरलिन की भी पुस्तक 1933 में ही प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं द्वैधाधिकार की, ड्यूओपोली। कहते हैं कि जब बाजार में वस्तु के केवल 2 विक्रेता पाए जाए, अब एकाधिकार का तो नहीं रहा, अब 2 विक्रेता हो गए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ड्यूओपोली बोलेंगे, द्वैधाधिकार बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इस बाजार की विशेषता क्या होती है कि अगर 2 विक्रेता है तो दोनों में गला काट प्रतियोगिता होगी अपने सामान को बेचने के लिए। कल्पना कीजिए उस बाजार का, तो उसमें क्या होगा कि कोई एक विक्रेता अगर अपना सामान बेचने के लिए रेट घटाया, दूसरा विक्रेता भी तुरंत रेट घटाएगा, लेकिन जब बढ़ाएगा तो उसका अनुसरण नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही, ठीक है। घटने का अनुसरण करेगा, बढ़ाने का नहीं। इस तरह क्या होगा, गला काट प्रतियोगिता होगा वो दोनों में। इसका फायदा किसको मिलेगा, क्रेता को मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों समझौता कर ले, सामंजस्य कर ले, गठबंधन कर ले, तो दोनों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करेगा, दोनों जो है पूरा लाभ कमाएगा, एकाधिकारिक शक्ति उसमें आ जाएगी, मोनोपोली का बाजार वो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होता है कि कहते हैं कि यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें अनेक किंतु छोटे आकार की प्रतियोगी फर्म होती है और ये सभी फर्म मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं, ठीक है, परंतु यह वस्तुएं पूरी तरह समरूप नहीं होती। वस्तुओं में थोड़ी बहुत भिन्नता अवश्य पाई जाती है, जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। अब बिस्किट का मतलब एक ही साइज आकार का बिस्किट हम लोग थोड़ी ना देखते हैं। अब जिस भी कंपनी का देखिए, उसका अलग अलग तरह का साइज, आकार, टेस्ट बिस्किट का अलग अलग होता है। तो इस तरह पूरी तरह से समरूप वस्तुएं उत्पादन ऐसे बाजार में नहीं होती। ये विचार प्रोफेसर चैम्बरलिन का है और उनकी पुस्तक का नाम, जैसे मैंने बोला, 1933 में प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का क्या नाम था, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। उनका है द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इनका है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। दोनों पुस्तक जो है 1933 में प्रकाशित हुई थी। विशेषताएं क्या होती हैं एकाधिकार प्रतियोगिता की, कि स्वतंत्र क्रेताओं की संख्या होती है, विक्रेताओं की संख्या होती है, वस्तु अलग अलग होता है, गैर मूल्य प्रतियोगिता होता है, अप्रतिबंधित प्रवेश और बहिर्गमन होता है फर्मों का, बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, सभी को पूरा तो ज्ञान नहीं होता है कि बाजार में कहाँ क्या रेट चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बाजार को हम लोग एकाधिकारिक प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। हम लोग रियल लाइफ में इसी तरह के बाजारों को देखते हैं। और एक है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है कि जब बाजार में बहुत थोड़े से विक्रेता हों, उसको हम लोग अल्पाधिकार कहेंगे। जब अल्प विक्रेता का अधिकार हो बाजार में, तो उसको हम लोग अल्पाधिकार बोलते हैं। कहते हैं अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या सीमित होने के कारण उसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अतः कोई भी फर्म दूसरी फर्म को प्रभावित किए बिना
अपनी वस्तु की कीमत को घटा बढ़ा नहीं सकती। सीमेंट, पेट्रोल, कुकिंग गैस आदि अल्पाधिकार के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रतियोगिता के आधार पर विश्लेषण किए जाने वाले इस विभिन्न कॉन्सेप्ट्स का ठीक से समझे होंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है हमारे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण में, जब हम लोग बाज़ार की बात करते हैं, मूल्य निर्धारण में, प्राइस थ्योरी में। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स, नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।